हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकीडोज में। ट्रिकीडोज योर एजुकेशनल ओट्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर, जो भारतीय कृषि है उसके बारे में। उसमें जो जो इम्प्रूवमेंट आई हैं, जो पहले से सुधार हुए हैं, उन सब चीज़ों को देखेंगे और उसमें भी अलग अलग लेवल पे कुछ कुछ काम हुए हैं, तो उस चीज़ को जानते हैं और चलिए देखते हैं। दोस्तों, बात करते हैं आज एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर यानी कृषि। कृषि के अंतर्गत दो चीज़ें मुख्यतः रूप से, जिसको अगर आप कन्फ्यूजन, आपको लगता होगा कि कृषि जो है ना वो सिर्फ खेती से जुड़ा हुआ है, लेकिन नहीं। कृषि के अंदर पशुपालन भी आता है। जैसे कि आप गाय पाल रहे हैं, या फिर आप मत्स्य उद्योग कर रहे हैं, या फिर भेड़ बकरी पाल रहे हैं, तो या फिर मुर्गे मुर्गी पाल रहे हैं, पोल्ट्री फार्म वगैरह खोल रखे हैं, तो ये सब चीज़ भी आपको खेती के अंतर्गत ही आता है। लेकिन उसके लिए अगले अब कृषि के अंतर्गत आता है। अब खेती और पशुपालन, ये दोनों आपको कृषि के अंतर्गत आता है। समय समय पर इसमें बदलाव होते गए। आपको जैसा कि कल हमने पिछले लेक्चर में बताया, जब हम इरिगेशन के बारे में बता रहे थे, तो उसमें हमने बताया था कि आज़ादी के बाद से बहुत कृषि पे लोग डिपेंडेंट होने लगे हैं। तो डिपेंडेंसी बढ़ते गई और उसमें जो है डिमांड भी बढ़ता गया, चाहे वो अनाज को लेकर के ही हो, चाहे खाद्य उद्योग से ही लेकर के हो, और उसको उस उद्योग में लगने वाले इन्वेस्टमेंट को लेकर के हो। जैसे नहर की बात हो गई, तो उसमें अब पानी चाहिए। अब हमको इरिगेट तो करना होगा, तो इरिगेशन के लिए पानी चाहिए। अब उसके लिए सरकार ने अलग योजनाएं बनाई। अब किसी क्षेत्र में किसी चीज़ की कमी आने के बाद से उसका उद्धार करने के लिए भी कुछ चीज़ें अलग अलग आती हैं। जैसे कि आपको मान लीजिए कि मत्स्य उद्योग में क्रांति आई, दुग्ध उद्योग में क्रांति आई, तो इन सब चीज़ों के लिए भी अलग अलग क्षेत्र में कुछ कदम उठाए गए, जिससे कि उसको एक बढ़ावा मिले और ज़्यादा से ज़्यादा उसको उद्योग की तरह से एक देखा जाए, और उसको जो है सो आपको बड़े पैमाने पर उसका काम किया जा सके, उसको उद्योग में ला करके उसको बनाया जा सके, उद्योग की तरह उसको ट्रीट किया जा सके और ज़्यादा उत्पादन किया जा सके। तो इस तरह से हम इस चीज़ को देखते हैं। दोस्तों, आज़ादी के बाद से जब पहली बार आपको कृषि विश्वविद्यालय जब बना गया, कृषि विश्वविद्यालय इसलिए ताकि उस पर रिसर्च हो सके कि कहाँ पे कैसा है, नहीं है, किस प्रकार की खेती कहाँ पे अच्छी होती है, हो सकती है, या फिर करनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को लेकर के उसकी पढ़ाई शुरू होनी थी। तो उसके लिए स्टार्ट की गई आपको यूपी उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि आपको 17 नवंबर 1960 ईस्वी में इसकी शुरुआत की गई थी। अभी तात्कालिक में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है। इसके अंतर्गत जब ढेर सारे रिसर्च होने लगे, पढ़ाई होने लग गई, तो धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट आने लगी। तो क्या हुआ कि जो सॉइल वाली, मतलब मृदा पे जो रिसर्च करती हैं, वो सब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसको अलग अलग क्षेत्रों में बांटा। कुछ अलग क्षेत्रों में भी क्या क्राइटेरिया थी कि वहाँ की सॉइल कैसी है, वहाँ की इन्वायरमेंट कैसी है, वहाँ का जो वातावरण है वो कैसा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए वहाँ पे उसको क्राइटेरिया सेट करके 20 ऐसे भाग को सेट किया, जाकि इकोलॉजिकली वहाँ पे परफेक्ट हो, चाहे गेहूं की खेती हो, चाहे धान की खेती हो, किन्हीं भी चीज़ों के लिए किस तरह से वो परफेक्ट है। तो ये सब चीज़, अब पंजाब वगैरह में गेहूं की खेती बहुत ज़्यादा, यूपी पंजाब इन सब में बहुत ज़्यादा होती है। फिर वही बात करते हैं, जैसे कि आपको चाय की खेती के लिए कौन सा जगह होना चाहिए, जैसा कि हमने पिछले भी बताया था कि आपको कि चाय की खेती कहाँ होती है, तो अरुणाचल प्रदेश वगैरह हो गई। तो उन सब जगह पर ये तो वहाँ पर क्या होता है कि सॉइल वैसे हैं, तो वहाँ पर खेती हो सकती है। थोड़ी ह्यूमिडिटी भी है वहाँ पर, हमेशा मानसून का जैसा रहता है, तो वहाँ पर टेम्परेचर कम रहता है, तो उसमें अच्छे से उपज हो जाती है। तो इन सब क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से अलग अलग क्राइटेरिया बांटा गया, जिसमें कि आपको 20 मेन थे आपको इकोलॉजिकली परफेक्ट एक डिज़ाइन किए गए कि हाँ यहाँ पे ये सब चीज़ की फसल होगी, और 60 सब इकोलॉजिकल पार्ट थे। वैसे एरियाज़ थे 60। तो ऐसे सब इकोलॉजिकल पार्ट थे जिन पे कि आपको मतलब अपने अनुसार उसको उपज कर सकते हैं। अब जैसे सेब की फसल तो हम यहाँ लगा नहीं सकते, तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा, है ना। लेकिन वही है कि अब जैसे गेहूं की खेती पंजाब में हो रही है, तो गेहूं की खेती हम वहाँ भी कर सकते हैं, आपको इधर भी कर सकते हैं, ईस्ट पूर्वोत्तर साइड, नहीं नॉर्थ ईस्ट साइड में, तो उधर भी कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा सब पार्ट में आ जाते हैं कि ये चीज़ आपको एक्सेप्टेबल है, हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मृदा पर जो रिसर्च, सॉइल रिसर्च सेंटर जो है, उसके द्वारा जो है सो इस चीज़ को डिवाइड किया गया कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे होंगे।
दोस्तों इसमें भी अलग अलग दो तीन चीज़ आपको एक ओवरव्यू की तरह समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट जैसे कि आप समझ लीजिए कि जो क्रांति आई, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रांति आई आपको, जैसे कि दुग्ध क्रांति, श्वेत क्रांति कहते हैं उसको, फिर से मत्स्य क्रांति नीली क्रांति हो गई, फिर से पीली क्रांति दलहन के लिए हो गई। तो ऐसे ऐसे करके जो है ना अलग अलग क्रांति आई, किसी एक जगत में क्रांति आई। तो इन सब चीज़ों को याद रखना है कि कौन सी क्रांति किससे रिलेटेड है। फिर उसके बाद बात करते हैं कुछ एक ऐसे आपको जैसे कल्चर हो गया, मतलब उत्पादन की क्षमता किस में कैसी होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ के लिए भी एक है अलग अलग डिपार्टमेंट दिया गया। अब जैसे मत्स्य उत्पादन है तो उसको अलग नाम दिया गया, मधुमक्खी पालन है तो उसको अलग नाम दिया गया, फिर से फलों की खेती होगी उसको अलग नाम दिया गया। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, इस सब की बात आगे करेंगे तो ये भी है। फिर उसमें जैसा कि हमने पहले भी कृषि में पढ़ा था, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जब पढ़ रहे थे तो कृषि में पढ़ा था, तो उसमें हमने देखा था कि समय के अनुसार भी, यानी जो ग्रीष्म ऋतु हो गई, फिर से शीत ऋतु हो गई, तो इन सब के दौरान भी फसल अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं तीन प्रकार के क्या हो जाते हैं आपको, रबी, खरीफ, जायद। ये आपको ऋतु के अनुसार होते हैं। रबी, खरीफ, जायद में क्या क्या हो जाता है। रबी फसल क्या होता है, ठंडी के वक्त का। अब ऐसे ध्यान रखिएगा कि रबी फसल ठंडी के वक्त का है तो उसमें क्या क्या हो जाते हैं आपको कि गेहूं हो गए, चना हो गए, फिर से मटर हो गए, फिर से सरसों हो गए। तो ये सब आपके ठंडी वाले फसल है। आप माइंड में सेट करिएगा, आप खेत तो देखते ही होंगे, तो कब कब कौन सी फसल होती है इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठंडी में ये सब होते हैं, रबी वाले हो गए। खरीफ गर्मी वाले हो गए, तो गर्मी के टाइम में क्या चावल हो जाते हैं। फिर उसके बाद आपको और भी फसल हैं तो वो सब हो जाते हैं। तो ऐसे ऐसे करके वो सब फसल होते हैं, गर्मी वाले अलग अलग हैं। तो बात आती है जायद फसल कौन कौन सी होती है। तो जायद फसल होते हैं वो एक्स्ट्रा, जो गर्मी के वक्त आप लोग खाते हैं, जैसे ककड़ी हो गया, तारबूज हो गया, खीरे हो गए। तो ये सब फसल जो है सो आपको जायद में आता है। तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दोस्तों जो कि क्रांति आई। क्रांति में हम बात करते हैं कि कुछ आपको जैसे स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो क्रांति आई है आपको जैसे कि कुछ कुछ क्रांति थे। तो क्रांतियाँ मतलब रिवॉल्यूशन, आप लोग हिंदी थोड़ा मैं दोनों मिक्स कर बोलता हूँ। तो रिवॉल्यूशन जो आई थी, रिवॉल्यूशन किसी एक जगत में, जैसे हरित क्रांति बोला जाता है। तो कृषि उत्पादन को जो है सो हरित क्रांति कहा जाता है। जिस तरह से मैंने बताया कि आज़ादी के बाद 35% बढ़ गया कृषि क्षेत्र में, तो ये चीज़ है जो आपको हरित क्रांति में आ गया। फिर वहीं बात करते हैं श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति में क्या हो जाता है कि दुग्ध उत्पादन, श्वेत वाइट है तो दुग्ध उत्पादन। फिर वहीं नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से, मछली उत्पादन से हो गया। गुलाबी क्रांति ये झींगा मछली जो जिसको प्राउन कहते हैं आप लोग, तो वो हो गया। गुलाबी क्रांति आपको प्राउन से हो गई। फिर वहीं बात करें पीली क्रांति, ये सूर्यमुखी तेल, दलहन और तिलहन के उत्पादनों से ये होता है। फिर वहीं बात करते हैं भूरी क्रांति, ब्राउन, ये होते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से। फिर वहीं बात करते हैं लाल क्रांति, तो लाल क्रांति आपको टमाटर उत्पादन से होता है। फिर वहीं बात करते हैं रजत क्रांति, रजत क्रांति आपको अंडा उत्पादन से। फिर उसके बाद होता है आपको अमृत क्रांति, नदियों को जोड़ने की योजनाएं जो अलग अलग होती हैं उन सब से हो जाता है। तो ऐसे कुछ कुछ नाम थे तो ऐसे कुछ कुछ नाम हैं जो कि आपको इम्पॉर्टेंट है याद रखना कि कौन कौन से कब मतलब किस क्रांति से रिलेटेड हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि जैसे उत्पादन से रिलेटेड कोई भी अगर उत्पाद हो रही है तो उसको एक तरीके से साइंटिफिक तरीके से नाम दिया गया है। तो वो कौन कौन से होते हैं, जैसे विटीकल्चर हो गया, वो हो गया आपको अंगूर से रिलेटेड हो गया। फिर वहीं बात करते हैं आपको जो पीसीकल्चर हो गया, वो आपको मछली से रिलेटेड, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, नेम वाइज दिख रहे होंगे कौन कौन से कैसे रिलेटेड हैं। तो वो आपको पीसीकल्चर हो गया, आपको मछली उत्पादन से हो गया। फिर वहीं बात करते हैं सेरीकल्चर आपको रेशम उत्पादन, जो कि रेशम के कीड़ों को जो पाला जाता है उससे हो गया। और फिर उसी बात करते हैं हॉर्टिकल्चर आपको व्यापारिक स्तर पर जो है सो मतलब फलों की खेती, हॉर्टिकल्चर फलों की खेती से हो जाता है। फिर वहीं एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से हो जाता है। फ्लोरिकल्चर ये फूलों के उत्पादन, फ्लोरी ये तो मैच कर रहा है, ऐसे ध्यान भी रख सकते हैं आप आराम से। तो फ्लोरिकल्चर उससे हो गया। फिर हो जाता है आपको जो हॉर्टिकल्चर आपको खच्चरों का पालन जो होते हैं, खच्चर जो आप कह देते हैं कि मतलब जो गधे जैसा खच्चर जो होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। फिर बताते हैं पोमोलॉजी क्या होता है, ये फलों के उत्पादन से रिलेटेड होता है। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ नाम हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि कहाँ मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दोस्तों कृषि जगत में तो ये सारी चीज़ें आई,
बदलाव हुए, समय समय पर धीरे धीरे हर चीज़ों के लिए स्टेप लिया गया ताकि वो अच्छा इम्प्रूवमेंट आए। तो इसमें अलग अलग जगह पर है ना संस्थान भी बनाए गए हैं, संस्थान, इंस्टीट्यूशंस, उस पर रिसर्च करने के लिए, उस पर काम करने के लिए, उन सब चीज़ों को देखने के लिए। तो उसमें जैसा कि हम बता देते हैं कि जैसा कि आपको डिस्प्ले पर, स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि उसमें कुछ मुख्यतः हैं, जैसे कि चावल शोध संस्थान हो गए, ये रिसर्च सेंटर सब हैं चावल पर रिसर्च करने वाले। तो वो आपको चावल रिसर्च सेंटर आपको कटक में, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो चावल शोध संस्थान आपको ओडिशा में पड़ता है, कटक उसका मेन जगह है। फिर वही बात करते हैं डेयरी निगम। डेयरी निगम में कंफ्यूज कर सकता है आपको, 2-3 जगह हैं, जैसे कि एक है भारतीय डेयरी अनुसंधान और एक है भारतीय डेयरी विकास बोर्ड। तो दोनों अलग अलग है। जैसे डेयरी अनुसंधान है रिसर्च सेंटर, तो वो आपको हरियाणा हो जाएगा, और विकास बोर्ड है तो वो आपको गुजरात में पड़ जाएगा। गुजरात में आपको विकास बोर्ड है। इसको आप ध्यान रखिएगा कि अमूल कहाँ पे है, अमूल का स्टार्टिंग कहाँ से होता है, अमूल दूध का, तो वो आपको वहाँ से होता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं। फिर वही बात करते हैं भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, ये यूपी का है। गन्ना उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको वहीं पे होता है यूपी में, इसलिए इसको एक टैली करके आप याद कर सकते हैं कि गन्ना शोध संस्थान अनुसंधान कहाँ पे है, तो वो उत्तर प्रदेश में है। फिर बात करते हैं केंद्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान, जो सेंट्रल कॉफ़ी रिसर्च सेंटर है वो आपको पड़ता है कर्नाटका में। फिर कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र, आप थोड़ा कन्फ्यूज़ ना हो इसलिए ध्यान रखेंगे, ये भी कर्नाटका में ही है। फिर वही टिड्डी चेतावनी संगठन, टिड्डी चेतावनी संगठन जैसे कि आप समझ लीजिए कि अभी जैसे कि आप सुन रहे होंगे न्यूज़ वगैरह, टिड्डी वगैरह कहाँ से इन करते हैं, वो आपको करते हैं इन राजस्थान साइड से, तो वहीं पे उसका रिसर्च सेंटर है। तो ऐसे ऐसे करके फिर से केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो ये अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर पे है। तो दोस्तों ये सब जैसे इन सब नामों को आपको याद रखना है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं अक्सर, इसलिए आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रखना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। कृषि पर ये सब मेन पॉइंट्स थे। अब जैसे कि कृषि में क्या क्या पूछ लिया जाता है, कुछ पूछे जाते हैं कि जैसे कृषि का अपने जीडीपी में कितना प्रतिशत योगदान होता है, तो वो 14% योगदान होता है। कृषि का हमारे देश में जो कृषि का क्षेत्रफल है उसमें कितना जगह पर उपयोग होता है। अब जैसे एग्रीकल्चर में जैसे 49% पूरे एरिया का कितना प्रतिशत उपयोग होता है, तो वो एग्रीकल्चर में आपको 49% चारागाह, जैसे मर्ग, यहाँ पे जो उसका लोकल नेम मर्ग है जैसे जम्मू कश्मीर साइड है, तो वो आपको चारागाह पड़ जाता है 4% में। फिर 23% जंगलों द्वारा घिरा हुआ है, 24% बंजर है। बंजर के मामले में अगर बात की जाए, बंजर के मामले में तो वो आपको सबसे ज़्यादा आपको पड़ेगा राजस्थान में, सबसे ज़्यादा राजस्थान में पड़ेगा। वहीं अगर चारागाह की बात करें तो सबसे ज़्यादा 23% आपको हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा, जो कि आपको पीडीएफ में मिल जाया करेंगे। लेकिन वहीं पे और कुछ क्षेत्र भी है अलग अलग, जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको पूछेगा कि चावल की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, या फिर गेहूँ की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, गेहूँ में कौन सबसे उच्चतम मतलब उत्पादक क्षेत्र है। तो ये सब चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पूछने का कि कहाँ कहाँ ये सब पाए जाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और अगर आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, और हमारे चैनल के बारे में ज़रूर से ज़रूर लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच।